आज हमने स्टार्ट करना है साइकोथेरेपीज़। साइकोथेरेपीज़ में हमारे पास सबसे पहले हैं जी इनसाइट थेरेपीज़। इनसाइट थेरेपीज़ में हमारे पास आती है जी साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक थेरेपीज़, और नंबर 2 पे है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़। इन थेरेपीज़ को हम इनसाइट थेरेपीज़ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी साइकोडायनामिक थेरेपीज़ क्या कहती हैं। साइकोडायनामिक थेरेपीज़ में जो सबसे बड़ा साइको एनालिटिक थेरेपी का जो फाउंडर है वो सिगमंड फ्राइड को कंसीडर किया जाता है कि साइको एनालिटिक थेरेपी सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, विच ओवर टाइम इवॉल्व इनटू मॉडर्न साइकोडायनामिक थेरेपी। तो लिटरली हम इनको लेटेस्ट टाइम में साइकोडायनामिक थेरेपीज़ भी कहते हैं। यहाँ पे अब साइकोडायनामिक ओरिएंटेशन में थेरेपिस्ट बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखते हैं ताकि उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे कौन से अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इड ईगो और सुपर ईगो के दरमियान उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सो गोल क्या है साइकोडायनामिक थेरेपी का कि वो जो रिप्रेस्ड हमारे इमोशंस हैं उनको कॉन्शियस लेवल पे ला सकें ताकि उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। साइकोडायनामिक थेरेपीज़ में जो हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिससे हम अनकॉन्शियस को असेस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले है जी ड्रीम इंटरप्रिटेशन, नंबर 2 पे है जी फ्री एसोसिएशन, और नंबर 3 इसकी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में हमें पता है कि हम पर्सन को हिप्नोटाइज करते हैं ताकि उसके अनकॉन्शियस में उसके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी उसके रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, ट्रबलिंग थॉट्स हैं, रिप्रेस हुई हैं, उसको हम कॉन्शियस लेवल पे ला सकें और उस कॉन्शियस में उस हिप्नोटिक कंडीशन में हम उसको फ्री एसोसिएशन के साथ भी रिलेट करते हैं कि वो फ्रीली जितनी भी उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं वो उसको लाउडली थिंक करे और उसको लाउडली एक्सप्लेन करे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जी नंबर 2 पे ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन में क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें ड्रीम्स के जो सिंबल्स होते हैं हम उसके मीनिंग्स को एनालाइज करते हैं कि उन सिंबल्स का क्या मीनिंग है, उसको एनालिसिस करना और उसकी एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देना कि ये ड्रीम क्या है। इसको हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं या फिर ड्रीम एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ड्रीम इंटरप्रिटेशन में हमारे पास 2 तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब होता है वो चीज़, वो ख्वाब जो आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज़ द मैनिफेस्ट कंटेंट। और लेटेंट कंटेंट या फिर हिडन कंटेंट क्या है कि वो चीज़ें जो मैनिफेस्ट कंटेंट को एक्सप्लेन करने के दौरान पेशेंट आपको बता रहा है, आपने उसके हिडन मीनिंग्स को रिवील करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो वो जो उसके हिडन मीनिंग्स हैं जिसको हम सिंबल्स कह रहे हैं कि उन सिंबल से हमने मीनिंग्स निकालने हैं, वो मीनिंग जो हम निकालते हैं उसको कहते हैं लेटेंट या फिर हिडन कंटेंट। जो सिंबल्स को बता रहा है उसके हिडन मीनिंग्स क्या हैं, दैट इज़ द लेटेंट कंटेंट। सो क्या हुआ, पेशेंट ने जो एक्सप्लेन किया दैट इज़ मैनिफेस्ट कंटेंट, और जो हमने उससे आउटकम निकाली या इंटरप्रेट किया या एनालिसिस किया दैट इज़ लेटेंट कंटेंट और हिडन कंटेंट। फ्री एसोसिएशन क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उसके जहन में जो भी सोच आ रही है वो उसको लाउडली थिंक करे और हर चीज़ जो जहन में आ रही है उस हर चीज़ को वो एक्सप्लेन करे, कह दे, ठीक है, दिल में ना रखे। सो यहाँ पे साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट ऑफन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर ये साइकोडायनामिक्स जो होते हैं ये थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। साइकोडायनामिक थेरेपीज में ही हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसफरेंस या फिर काउंटर ट्रांसफरेंस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रांसफरेंस क्या है। यहाँ पर जो हमारा पेशेंट होता है उसकी फीलिंग्स टुवर्ड द थेरेपिस्ट, ठीक है, तो दैट इज़ द ट्रांसफरेंस। अगर वो किसी से नफरत करते हैं तो वो अपने थेरेपिस्ट को भी उसी नफरत की निगाह से देखना शुरू कर देना, ठीक है। या फिर अगर वो किसी से इफ़ दे फॉल इन लव विद एनीवन एल्स, नाउ दे आर सीइंग देयर थेरेपिस्ट एज हिज और हर लव्ड वन, सो दैट इज़ द ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है, वाइस वर्सा होता है कि थेरेपिस्ट भी इस तरह की सॉफ्ट फीलिंग्स अपने क्लाइंट के लिए फील करता है, सो दैट इज़ द काउंटर ट्रांसफरेंस। For example, a patient who is angry at her mother may begin to feel angry at her therapist because both people try to care for the patient. तो ये क्या है, ट्रांसफरेंस की एग्जांपल है कि अगर पेशेंट को अपनी माँ पे गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी केयर करती है तो गुस्सा आता है, थेरेपिस्ट भी क्या कर रहा है, वो केयर कर रहा है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफरेंस शो करेगा पेशेंट कि वो थेरेपिस्ट को लेके भी वो एंगर शो करेगा कि व्हाई यू आर केयरिंग फॉर मी, आई कैन केयर फॉर माई सेल्फ। तो ये सब हमारे पास क्या है, साइकोडायनामिक की टेक्निक्स हैं। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ को भी मैंने आपको बताया कि ये भी एक इनसाइट थेरेपी है। हम इसमें भी इनसाइट को ऑलमोस्ट जज करने की कोशिश करते हैं या उसको पेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी इनर फीलिंग्स को सामने लेके आ सके।
ह्यूमनिस्टिक थेरेपी aroused from the philosophers of humanistic psychologists like अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इनका ये मानना था कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होती है वो हमारे जो लोग होते हैं उनकी एबिलिटी होती है किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को डेवलप करने की या फ्लरिश करने की, अगर वो लिमिटेड हो जाए तो फिर पर्सन या पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है। सो Abraham Maslow believed that psychological distress is caused by environments that limit people's ability to develop and flourish. So the goal of humanistic therapy is self-actualization. ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हमने पढ़ी है कि ये थेरी क्या कहती है। सो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का भी यही गोल है कि हम उनको सेल्फ एक्चुअलाइज्ड की स्टेट पर लेके आ सकें, और द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लिव अप टू हिज और हर फुल ह्यूमन पोटेंशियल, या फिर एटलीस्ट उस ह्यूमन में इतनी एबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएं कि वो फुली पोटेंशली अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है वो गुजार सकें। सो देयर आर 3 मेन मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ में आपको 3 तरह की थेरेपीज़ मिलेंगी, दैट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। Client centered therapy, gestalt therapy and existential therapies are the types of humanistic therapies. Client centered therapy was given by Carl Rogers in 1950s. ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की मोस्ट पॉपुलर अप्रोच है, इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहते हैं। यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में हम पेशेंट को एज अ क्लाइंट देखते हैं, हम पेशेंट को पेशेंट नहीं कहते, हम उसको एज अ क्लाइंट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में वो एक थेरेपिस्ट का इक्वल पार्टनर होता है। दैट्स वाई वी सेड हिम और हर क्लाइंट, नॉट अ पेशेंट। और यहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करते हैं टू बी ऑथेंटिक एंड बिल्ड अ हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट, कि आपका जो क्लाइंट है वो एक हेल्दी और ऑथेंटिक सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड कर सके। अब इसके लिए क्या है कि जो हमारे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, या फिर कह लें कि 3 मेन क्वालिटीज़ हैं CCT की, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की, या फिर 3 कोर कंडीशंस हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है जी अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड, दूसरे नंबर पे आता है जी एम्पैथी, और थर्ड नंबर पे आता है जी कॉन्फ्लुएंस। ये इसकी 3 कोर क्वालिटीज़ हैं या 3 कोर कंडीशंस हैं या की पॉइंट्स हैं, की क्वालिटीज़ हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। कौन सी? अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी एंड कॉन्ग्रुएंस। अब अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड में क्या है कि यहाँ पर थेरेपिस्ट जब कम्युनिकेट कर रहा होता है तो दे हैव टू कम्युनिकेट पॉजिटिव फीलिंग्स एंड एक्सेप्टेंस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द क्लाइंट सेज और डज। अब आपने यहाँ पर अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स शो करनी है, एक्सेप्टेंस शो करनी है, एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनर कि आपको जो कहा जा रहा है आप उस पर सर हिला रहे हैं, आप उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है ना, तो मतलब उसकी बात को दोहराना, उसकी इंपॉर्टेंस देना, दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। तो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड में आपने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है और उसको बिना किसी रिवॉर्ड के आपने उसकी फीलिंग्स को रिवॉर्ड करना है। कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तभी हम आपको रिवॉर्ड देंगे, अदरवाइज नो, इट शुड बी अनकंडीशन लाइक अ पेरेंट, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी पेरेंट। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर तो अनकंडीशन रहता ही नहीं है, फिर वो कंडीशन हो जाती है उनके साथ चीज़ें। इसके बाद हमें पता है कि जी थेरेपिस्ट यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग में थेरेपिस्ट को वर्बली एंड नॉन वर्बली अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, अपना कम्युनिकेशन करनी होती है पेशेंट के साथ, कि वो जो भी पेशेंट कह रहा है वो उसको ओपनली इंकरेज करेगा और उसके वर्ड्स को वो रिपीट करेगा, दैट ही इज़ एक्टिवली लिसनिंग हिज वर्ड्स। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है कि आप पेशेंट की जब आप एक्टिव लिसनिंग शो करेंगे तो एम्पैथी का लेवल आएगा, दैट जो आप कह रहे हैं मैं उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो दैट इज़ एम्पैथी। उसके बाद हम आते हैं जी कॉन्ग्रुएंस, जो हमारा इसका थर्ड कोर कंपोनेंट है या थर्ड कोर कंडीशन है, वो है जी कॉन्ग्रुएंस, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट रहना होता है। आपको ये नहीं शो करना है दैट आई एम अ सोल थेरापिस्ट, मैं ही बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। नो, यू हैव टू टॉक लेस, you have to give more opportunity to your client to speak more। इसमें आपने ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, आपने ये नहीं शो करना कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और आपको नहीं पता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है जी दूसरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। This also the other humanistic approaches also believe in the importance of self-actualization। तो इसी में हमारे पास आती है जी गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी हमें दी थी फ्रिट्ज पर्ल्स ने। ये इन थेरेपीज़ के नाम आपने याद रखने हैं कि ये दी किसने है।
यहाँ पे क्या होता है दैट maintains that psychological distress occurs when patients focus on what might be, could be or should be rather than focusing on the present moment। अब यहाँ पर इन थेरेपिस्ट का ज़्यादातर मकसद क्या होता है कि जो हम कहते हैं ना, अगर हो गया, ये हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, अगर मगर वाली जो सिचुएशंस है ना, उसको फोकस नहीं करते। इनका फोकस होता है कि आपने यहाँ पे जो इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट है, आपने उस पर रहना है। हेयर एंड नाउ की टेक्निक यूज़ की जाती है, इसमें एम्प्टी चेयर टेक्निक भी यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास होती है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट को फोकस करें। यहाँ पर पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो इस वक्त जो फील कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करें, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को ड्यूरिंग थेरेपी सेशंस वो जो भी हैं उनको इमर्स्ड करें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट थॉट में अगर आप हमसे बात करें और कोई पुरानी सोच आ रही है तो आपने फ़ौरन से क्लिक करना है कहीं पे। सो ये क्या है कि आप प्रेजेंट में रहते हैं। इसी तरह से अगर कोई रिलैक्सेशन टेक्निक या माइंडफुल थेरेपी इनको दी जाती है तो उसमें क्या कहा जाता है कि आपने हर 2 मिनट के बाद आपको रास्ते में क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, या वहाँ से आपने कोई पर्ची उठानी है, या वहाँ इनके नीचे कुछ पड़ा होगा, या वहाँ से आपने जंप करके जाना है। तो इस तरह के उनको टास्क दिए जाते हैं ताकि उस एक्सरसाइज के दौरान वो किसी पास्ट मोमेंट में ना खो जाएं, उनको कोई पुरानी यादें ना आने लग जाएं। तो वो फिर उनका फोकस उसी चीज़ पे रहता है, प्रेजेंट पे रहता है, उस करंट मोमेंट पे रहता है। सो बेसिकली ये गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का मेन फोकस होता है कि अगर मगर को छोड़ें, जो इस वक्त है आपके पास नाउ एंड हेयर, उस पर फोकस करें। इसके बाद हमारे पास ही ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ में ही हमारे पास एक फ्री विल की भी पॉइंट आता है कि जिसमें फ्री विल में क्या होता है, दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर ओन डेस्टिनीज। गेस्टाल्ट थेरेपीज़ में हम उनको ये सिखाते हैं कि उनका अपनी डेस्टिनीज पे फुल फोकस है, उनको डिटर्मिनिज्म होना है। डिटर्मिनिज्म एक फ्री विल होता है और एक डिटर्मिनिज्म होता है, ये दोनों एक ऑपोजिट बिलीव्स हैं। फ्री विल में एक बिलीव होता है कि लोगों के पास फ्री विल है कि वो कैपेबल हैं अपनी डेस्टिनीज़ को कंट्रोल करने के, और डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि डेस्टिनीज़ उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। सो ये इस तरह के जो होती है ना फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, ये जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बेसिकली इस तरह के पॉइंट्स के साथ आते हैं कि उनका अपनी या तो बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसमें या तो उनका अपना हाथ है, उन्होंने डेस्टिनी को कंट्रोल किया हुआ है, या फिर डेस्टिनी ने उनको कंट्रोल किया हुआ है। सो इस तरह के जो इननेट बिलीव्स होते हैं उनको ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं या उनको डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड वन है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय आइविंग जेलन। इस साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, आइविंग जेलन। इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट पीपल आर डिस्ट्रेस्ड व्हेन देयर लाइव्स लैक मीनिंग। जहाँ पर लोग उस वक्त डिस्ट्रेस हो जाते हैं जब उनको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी यहाँ पे वर्क करती है कि उनको उनकी ज़िंदगी का मकसद दिखाना, जो वो देख रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उससे हट के जो उनके पास है उसका मीनिंग सिखाना कि उनका यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगियों को लेके, अपनी ज़िंदगी के पर्पस को लेके उनमें एक सेंस डेवलप हो जाते हैं कि उनको जो भी वो काम करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे या उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी गेन करेंगे वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्या होते हैं, इनके बिलीव्स होते हैं अपनी लाइफ के पर्पस को लेके। तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है ताकि वो अपनी लाइफ को वर्थवाइल दे सकें, उनका इस तरह का विजन क्रिएट हो सके। सो हियर अगेन existential therapists help patients find meaning in their lives even during times of immense suffering। कि जब उनको बहुत severe टाइप की सफरिंग भी चल रही होती है तब भी एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट ने उनको उनकी लाइफ का मेन फोकस दिखाना होता है, उनको बताना होता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो वर्थलेस नहीं है, इट्स वर्थ वाइल। सो इस तरह का वर्क करना एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का काम है, और ये दी किसने थी, आइविंग जेलन ने। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट थर्ड वन इज़ द बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी क्या है, इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियरिस्ट मूवमेंट
जो हमारे पास बिहेवियरिस्ट मूवमेंट आया था उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास बिहेवियर थेरेपी भी आई थी, विच शिफ्टेड फोकस फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ द माइंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। ब्लैक बॉक्स हमने पढ़ा था कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें हम बैड और गुड हम खुद उसमें पुट करते हैं। सो बिहेवियरिस्ट जैसे कि हमारे पास बी एफ स्किनर था, इसका मानना ये था दैट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग कुड हेल्प पेशेंट्स इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग। सो हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर मॉडलिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर हम इनको यूज़ करें तो हम पेशेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपिस्ट कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं जैसे जो कि एसोसिएटेड होती हैं डिप्रेशन के साथ या एंग्जाइटी के साथ, नेचुरल होती हैं, लर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हम उनको इन थेरेपीज़ के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक सिम्टम है डिप्रेशन में दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है, जैसे कि हमने वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि उसको शॉक देते हैं तो वो वहाँ पे हेल्पलेसनेस फील करता है, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता कि दैट आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर इस तरह के बिहेवियर को आप क्या करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू हम इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं आप देखते हैं कि उसको इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। तो हम उन बिहेवियर्स की सर्टेन फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम ये डिसाइड कर देते हैं। फिर हमारा एक टारगेटेड बिहेवियर बनता है, जैसे कि अगर हमारी कोई बैड हैबिट है लाइक स्मोकिंग या फिर कोई रूटीन एक्टिविटी है जैसे कि टीथ ब्रशिंग, तो हम इसको क्या करेंगे, बिहेवियर को टारगेट करेंगे और फिर उस बिहेवियर को देखेंगे कि इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। जैसे टीथ ब्रशिंग हमने इंक्रीज़ करनी है और स्मोकिंग हमने डिक्रीज़ करनी है, तो हम यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपीज़ को यूज़ करेंगे। मॉडर्न डे बिहेवियरल थेरेपिस्ट आर अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। अगर हम मॉडर्न जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस ABA। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट दैट मे बी रीइंफोर्सिंग और पनिशिंग बिहेवियर्स। अब हम यहाँ पर उन फैक्टर्स को अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस में उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमारा बिहेवियर रीइंफोर्स हुआ है या फिर पनिश्ड हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ये करंट डिसऑर्डर है। सो इस इनिशियल एनालिसिस के बाद हम एक प्लान डेवलप करते हैं। प्लान इज़ मेड टू मॉडिफाई एनवायरमेंटल कंडीशंस टू बी कंसिस्टेंट विद द डिजायर्ड बिहेवियर रेंज। तो अब हमारे पास वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ताकि हम इस इनिशियल एनालिसिस के बाद उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि हमने इसके बिहेवियर में जो चेंज लेके आना है उस डिजायर्ड बिहेवियर चेंज तक हम पहुंच सकें। इसके बाद हमारे पास ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने देखा होगा जिसमें हम रिवॉर्ड देते हैं। सो उसी की एक टेक्निक है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, टोकन इकोनॉमीज, जहाँ पर पेशेंट को टोकन्स दिए जाते हैं या पेशेंट टोकन अर्न करते हैं जो एज अ रिवॉर्ड। उसमें कॉइन्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं उनके अच्छे बिहेवियर की बेस पर। तो हम उनके अच्छे बिहेवियर को इन टोकन्स के थ्रू रीइंफोर्स करते हैं ताकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस इस तरह की रीइंफोर्सेस को यूज़ करके उनके बिहेवियर को डेवलप कर सकें। इसके अलावा ये टोकन ज़रूरी नहीं है कॉइन्स होंगे, प्लास्टिक कॉइन्स हैं या कोई पॉइंट्स हैं, ये कुछ रियल वर्ल्ड एक्सचेंज टाइप टोकन्स भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई मनी है, आप उस मनी से कोई भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ खरीद सकते हैं, या फिर कोई इंजॉयबल एक्टिविटी है सो वो भी टोकन इकोनॉमी में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास ही नेक्स्ट आता है मैरी कॉवर जॉन्स। मैरी कॉवर जॉन्स एक लेडी हैं, ये इंस्पायर्ड हुई थी अपने मेंटोर जॉन वॉटसन के वर्क से। was one of the first people to apply classical conditioning technique to treatment। अब ये वो पहली खातून थी जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था। ठीक है, और इन्होंने जो ट्रीटमेंट टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी उसको हम कहते हैं काउंटर कंडीशनिंग। ठीक है, काउंटर कंडीशनिंग क्या होता है कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू जो बिहेवियर लर्न किया है उसी कंडीशनिंग को यूज़ करते हुए उस बिहेवियर को अनलर्न कर देना। So that is called counter conditioning. She documented her successful efforts to cure a child's rabbit phenomena by pairing rabbit with a positive stimulus। तो अब वो जो रैबिट के साथ बच्चे का जो फोबिया क्रिएट हो गया हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, वो उसी रैबिट को यूज़ करती हैं एक पॉजिटिव स्टिमुलस के साथ और उसकी दोबारा से पेयरिंग कर देती हैं। तो ये क्या होगा, फोबिया ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, काउंटर कंडीशनिंग। अब कॉवर जॉन्स, इसको मैरी कॉवर जॉन्स की जितनी भी एफर्ट्स थी इन्होंने फर्दर कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इट्स आल्सो टेक्निक ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन।
अब ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? किसको पता है? तो जी यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास अभी हम जिन टेक्निक्स का जिक्र करेंगे उनको हम एक्सपोजर थेरेपीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे जितनी हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको हम कह रहे हैं एक्सपोजर थेरेपीज़। एक्सपोजर थेरेपीज़ में हमारे पास 3 तरह की थेरेपीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सेकेंड इज़ फ्लडिंग, थर्ड वन इज़ मॉडलिंग। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जी जोसेफ वॉल्प ने दी थी, JOSEPH जोसेफ, WOLPE जोसेफ वॉल्प। इन्होंने ये टेक्निक हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसमें हमारे पास ये क्लास सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी फेयरफुल स्टिमुलाई होता है हम उसकी एक हायरार्की या एंग्जाइटी हायरार्की क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंग्जाइटी हायरार्की क्रिएट करते हैं। अब वो हमें पता है हायरार्की बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। टॉप का मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंग्जाइटी वाला स्टिमुलस और बॉटम का मतलब बहुत लो एंग्जाइटी क्रिएटिंग स्टिमुलस। अब ये जो टॉप वाला होता है उसको हम कहते हैं इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन और जो बॉटम वाला होता है उसको हम कहते हैं कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन। अब ये हम डिपेंड करता है कि अब हम ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब हाई एंग्जाइटी स्टिमुलस जो है वो सबसे पहले लेके आते हैं तो उसको हम कहते हैं इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन। और अगर हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही लो लेवल का तो उसे हम कहेंगे कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन, या फिर हम उसको इमेजिनेशन करवा रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट स्टिमुलस दिखा ही नहीं रहे, हम उसको इमेजिन करवा रहे हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन। अगेन अगर हम इसको देखें दूसरे लफ्ज़ों में तो इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन में एक्चुअल फेयर्ड ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस जो होती हैं क्लाइंट उनको कन्फ्रंट करता है, और कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन में क्लाइंट को जो फेयर इंड्यूसिंग स्टिमुलस होते हैं वो इमेजिन करवाए जाते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास इन वीवो एंड कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं कि आप बेसिकली करवाना क्या चाहते हैं, रियल सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं या फिर इमेजिन करवाना चाहते हैं। सो ये बेसिकली हमने बताया कि ये इसको ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये क्लासिकल कंडीशनिंग की टाइप है। तो इसमें कंडीशन क्या करते हैं हम, हमारी जो फेयरफुल स्टिमुलस है उसको और रिलैक्सिंग स्टिमुलस को हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ इमेजिन करवाया है कि स्पाइडर का खौफ है किसी पेशेंट को, तो आप उसे कहेंगे कि इमेजिन करें कि आपके बाजू के ऊपर स्पाइडर चल रही है। तो अगर वो इसको इमेजिन करते हैं और उनको एंग्जाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है या वो खौफ महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, दोबारा से फिर से उसको रिलैक्सेशन करवाएंगे। उसके बाद फिर से आप उसी स्टिमुलस को दिखाएंगे, तब तक वो स्टेप करेंगे जब तक वो उस स्टेप को विदाउट क्रिएटिंग एंग्जाइटी विदाउट फीलिंग फेयर उसको क्रॉस नहीं कर लेता। तो ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट करने से पहले भी उसको रिलैक्सेशन करवाई जाती है। रिलैक्सेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप सबको पता है, जिसमें मस्कुलर रिलैक्सेशन है, डीप ब्रीथिंग है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं। तो ये सारी टेक्निक्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स पहले यूज़ की जाती हैं, फिर उनको इन वीवो या फिर कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन यूज़ करके वो एक हायरार्की हम डेवलप करते हैं। अगर कहीं किसी स्टेप में उनको फेयर फील होता है तो हम दोबारा से एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे, उसे रिलैक्स करेंगे जब तक वो उस एक स्टेप को कंप्लीट नहीं करेगा सक्सेसफुली, तब तक हम दूसरी स्टेज पर नहीं जाएंगे। फ्लडिंग का हमें पता है कि यहाँ पर फ्लडिंग में हम अचानक से उसको एक हाई जो फेयरफुल सिचुएशन होती है वहाँ ले जाते हैं कि उसमें होता है कि अच्छा आपकी स्पाइडर है वो आपको अचानक आपके सामने आ गया या आपके हाथ पे बिठा दिया गया है और उसके बाद आपको होल्ड करके रखा जाता है कि नहीं बताएं आपको जो खौफ महसूस हो रहा है क्या वो आपको महसूस हुआ कि उसने आपको कुछ कहा, या फिर रैट आपके सामने आ गया क्या वो आपको कुछ कह रहा है, नहीं ना वो तो भाग गया। तो उससे क्या होता है उनका ये फ्लडिंग में ये कहा जाता है कि इसमें ये इन वीवो भी हो सकती है या कोवर्ट भी हो सकती है, लेकिन हम इसको बहुत हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं और इसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरह कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होता। इसमें जो सिनेरियोस होते हैं वो बिल्कुल टॉप वाला जो हाई फ्राइटनिंग सिनेरियो होता है ना, सबसे पहले हम उसको लेके आते हैं।
इससे क्या होता है कि ट्रीमेंडस एंग्जाइटी, अचानक जो हाई एक्सट्रीम वाली एंग्जाइटी है ना वो क्रिएट हो जाती है। इसका मकसद ये है कि जब क्लाइंट इस तरह के फेयर्स को फेस करेगा और उसे हम बैक डाउन नहीं होने देंगे, उसको रिलैक्स रखेंगे और जल्दी उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो स्टिमुलस है ये इतना फेयरफुल नहीं है एक्चुअली में जितना वो सोच रहा था, ये उसका अपना इरेशनल बिहेवियर है। सो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से फ्लडिंग को यूज़ किया जाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट टर्न होता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत स्लोली चलती है, लेकिन फ्लडिंग से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और जो पेयर होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब इसमें सहने वाले का नहीं पता होता कि वो बेचारा सहने वाला उसको किस हद तक सह सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमें पता है कि हम मॉडलिंग में यहाँ पर अगर कोई बिहेवियर चेंज करना है या उसकी कोई कॉग्निशन थॉट चेंज करनी है या फिर अगर हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ही यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे किसी और पर्सन को यूज़ करेंगे क्लाइंट के सामने कि देखें उसको हमने ये किया वो किया, उसको कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? मॉडलिंग। तो मॉडलिंग के थ्रू हम उनके बिहेवियर्स को और उनकी थॉट्स को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी का हमें पता है कि ये एवर्सिव कंडीशनिंग होती है जो कि बिहेवियर टेक्निक है। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की ही टाइप है, जिसमें इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होता है या उसका एडिक्टिव बिहेवियर होता है तो हम उसको एवर्सिव स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं, ताकि जब भी उसको दोबारा स्मोकिंग करने का ख्याल आए तो उसके साथ एक नौजिया वाली नौजिया या बैड स्मेल वाली कंडीशन उसको फ़ौरन से याद आ जाए वो स्टिमुलस, क्योंकि उसके साथ कंडीशन होगा। तो फिर अब क्या होगा कि वो स्मोकिंग की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे, तो उससे रिलैप्स से फिर वो बच सकते हैं। एवर्जन थेरेपी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? बिहेवियर वाला चैप्टर पढ़ना है आयशा आपने दोबारा से। ओके जी, कॉग्निटिव थेरेपीज। कॉग्निटिव थेरेपीज में है हमारे पास Cognitive therapy became popular during the cognitive revolution in psychology in 1960s and arose as a challenge to traditional psychodynamic approach. So cognitive therapy ने basically जो psychodynamic approaches थी उनको चैलेंज किया था और ये दी थी जी एल्बर्ट एलिस ने। एल्बर्ट एलिस कौन है? ये अर्ली पायनियर हैं कॉग्निटिव थेरेपी की, और इन्होंने जो कॉग्निटिव थेरेपी दी थी उसका नाम है जी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। आइशा चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक लर्निंग वाला, बिहेवियर लर्निंग का, उसमें ये सारी थेरेपीज़ बताई थी। उसमें जो नाम नहीं थे वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी किसने दी थी? एल्बर्ट एलिस ने। ही बिलीव दैट थेरेपी शुड फोकस ऑन रैशनल एनालिसिस और थॉट्स रेदर देन ऑन अनकवरिंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। अब यहाँ पे इसका फोकस क्या है कि हमारे जो अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं उनको यहाँ पे हमने अनकवर नहीं करना, बल्कि हमने फोकस करना है कि पेशेंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है और उसको क्या करना चाहिए। सो दैट इज़ द रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कि हम उसको जो कह रहा है क्या और कैसे कह रहा है और उसको क्या करना चाहिए, ये दोनों तरह की हम सुनते भी हैं और उसको डायरेक्शंस भी देते हैं। हालांकि इसमें जो डायरेक्शंस हैं क्या ठीक है और क्या गलत है, अगर ये होता तो क्या होता और अगर ये ना होता तो क्या होता। तो बेसिकली ये काम होता है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में कि आपने उन चीज़ों पे करना है फोकस कि अगर ये बिहेवियर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं। ये बेसिक इसका मकसद होता है कि हम उनके इरैशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में चेंज करते हैं। Cognitive therapists believe that psychological distress results from cognitive distortions. Cognitive therapist का मानना है कि ये cognitive distortions की वजह से होता है, जबकि psychodynamics का मानना है कि ये डिफेंस mechanisms की वजह से होता है। Cognitive distortions जो होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं और हमारी irrational perceptions होती हैं, हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है उसको लेके हमारी फीलिंग्स होती हैं या फिर हमारी एंग्जाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, तो चीज़ों को लेके हमारी जो परसेप्शंस होती हैं वो डिफरेंट तरीके से डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ फॉल्स बिलीव्स होते हैं, ठीक है, कुछ फॉल्स परसेप्शंस होती हैं इन्वायरमेंट को लेके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी चीज़ का बहुत ही लिटिल एविडेंस मौजूद है, हम उसके कंक्लूजन को ओवरऑल हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ द ओवर जनरलाइजेशन।
कोई सिचुएशन है आप उसके वाइट एंड ब्लैक दो सिचुएशंस देखते हैं, या तो आपको हर चीज़ वाइट नज़र आती है या हर चीज़ ब्लैक, ठीक है। हर चीज़ का या तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहा है या फिर हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहा है। आप हर सिचुएशन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं। सो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट थॉट्स आ जाती हैं। फिर जंपिंग टू द कंक्लूजन है कि आप कोई भी बात हुई है आप फ़ौरन से कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं कि अगर ये दो लोग आपस में बात करें तो ये नेक्स्ट मोमेंट में मुझ पर अटैक करने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। सो कोग्निटिव थेरेपिस्ट का मकसद ये होता है कि वो उन कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करके, उन इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उसको रैशनल बिलीव्स में चेंज कर सकें। सो यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, दीज आर स्टेम फ्रॉम अ कोर बिलीव विच इज़ अ डीपली हेल्ड बिलीव दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल्स थॉट्स। अब ये जो बिलीव्स होते हैं ना, ये किसी भी इंडिविजुअल के थॉट्स को गाइड करते हैं। सो पहले बिलीव होता है, उसके बाद थॉट्स होती हैं बिलीव को लेके। अब यहाँ पे ओवर जनरलाइजेशन की एक एग्जांपल है कि एक ऐसा पेशेंट जिसने खुद को स्टिग्मेटाइज कर लिया है कि जी वो बहुत ही लेज़ी है, ठीक है। तो वो अब इस लेजीनेस को ओवर जनरलाइज कर लेगा कि ये जो फीडबैक उसको दी गई है वो हर वक्त खुद को लेज़ी ही फील करेगी, चाहे वो जो भी काम कर ले और उसमें वो जितनी भी सक्सेसफुल हो, शी विल थिंक दैट शी इज़ अ लेज़ी गर्ल। दैट इज़ ओवर जनरलाइजेशन कि आप एक थॉट को, एक बिलीव को हर चीज़ पे अप्लाई कर दें। अब ये जो होते हैं पेशेंट जो कोग्निटिव थेरेपी जिनकी की जाती है, उनको अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने थॉट लॉग बनाना है। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जितनी भी थ्रू आउट द डे जितनी भी ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं उनको राइट डाउन करना है। इस राइट डाउन करने को, ऑटोमेटिक थॉट्स को राइट डाउन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं थॉट लॉग। तो यहाँ पे ड्यूरिंग थेरेपी क्या करते हैं कोग्निटिव थेरेपिस्ट, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करते हैं टू हेल्प पेशेंट्स आइडेंटिफाई कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है ताकि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनके कोर बिलीव्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सके। इससे क्या होता है कि कोग्निटिव थेरेपिस्ट अपने पेशेंट को इनकरेज करता है कि उसकी जो भी थॉट प्रोसेस हैं उनको मोर फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, उनको मोर अडॉप्टिव बनाया जा सके। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कि कोग्निटिव का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम एज ए कोग्निटिव थेरेपिस्ट उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। आपकी कोग्निशन को, परसेप्शन को, थॉट्स को, बिलीव्स को फ्लेक्सिबल करना और अडॉप्टिव बनाना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम पेशेंट के इरेशनल बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। चैलेंज कैसे करते हैं? हाउ के क्वेश्चन से। हाउ, व्हेन, तो मोस्टली हमारे पास हाउ के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे करेंगे आप, ठीक है। सो वी चैलेंज द पेशेंट्स क्वेश्चन बाय पेशेंट्स बिलीव्स बाय हाउ क्वेश्चंस एंड रिप्लेस देम विद मोर रियलिस्टिक वंस। बिल्कुल ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं, हमारे कोर बिलीव्स होते हैं, हमारी थॉट्स होती हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव होती हैं, इरेशनल होती हैं। सो हम इसको रैशनल्स में चेंज करते हैं। Since its origin, cognitive therapy has evolved into several specific treatment approaches. The most popular modern approach is cognitive behavioral therapy. So आजकल जो most popular modern approach है उसको हम कहते हैं CBT। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी जी? ये एरन बेक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी CBT की थेरेपी। CBT में हमारे पास कोग्निटिव एंड बिहेवियरल दोनों तरह की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम पेशेंट्स के कंसर्न्स जो हैं उनके सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और हमारी जो रिसेंट इसकी बिहेवियरल थेरेपीज़ की जो रिसेंट थर्ड वेव है, कोग्निटिव थेरेपीज़ की एक थर्ड वेव है जिसमें इंक्लूड है जी डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT कहते हैं इसको, और दूसरी है जी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT कहा जाता है इसको। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं दोनों थेरेपीज़। कंपेयर टू अदर कोग्निटिव थेरेपीज़, थर्ड वेव थेरेपीज़ फोकस मोर ऑन वैल्यूज़ एंड टेक्निक्स लाइक माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? कल्टिवेटिंग अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब कि आपने करंटली रहना है इसी सिचुएशन में। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपने सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी है, मोबाइल साइड पर रख देना है, आपने हर लुकमे को चबा के खाना है, उसके हर जायके को फील करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ डाली गई है उसको आइडेंटिफाई करना है। दैट इज़ द माइंडफुलनेस। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने अपने लिए एक टारगेट रख लेना है कि आपने हर 10 फुट्स के बाद या 10 स्टेप्स के बाद आपने एक जंप लगाना है, या 10 स्टेप्स के बाद आपने रन करना है, फिर 10 स्टेप्स के बाद आपने स्लो वॉक करनी है, 10 स्टेप्स इस तरह से करके। तो दैट इज़ द माइंडफुलनेस कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो
साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास ये बायोमेडिकल थेरेपीज़। बायोमेडिकल थेरेपीज़ हमें पता है कि इसमें हमारे पास मेडिकल मॉडल्स होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के। तो मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है या फिर केमिकल इम्बैलेंस होता है पेशेंट के ब्रेन में। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स होती हैं बायोमेडिकल थेरेपी की। फर्स्ट वन इज़ द साइकोथेरेपी, साइकोफार्माकोलॉजी, जिसको हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम ECT कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द साइकोसर्जरी। साइकोफार्माकोलॉजी या फिर कीमोथेरेपी, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये एक बायोमेडिकल ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का एक मेथड है मेडिसिन के थ्रू। सो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस, साइकोट्रॉपिक हमें पता है कि ये ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिससे हमें अपनी मेंटल स्टेट्स को ठीक करने में थोड़ी हेल्प होती है, तो उनको हम साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस कहते हैं। ये एक ऐसी ड्रग्स हैं जिससे हम इंडिविजुअल्स के थॉट्स को, इमोशंस को और उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये कब से हमने ये स्टार्ट की है जी मेडिसिन या साइकोफार्माकोलॉजी? सिंस 1950s। और मोस्ट साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के सर्टन लेवल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो हमने लास्ट भी चैप्टर में पढ़े थे न्यूरो के। Frequently, psychotropic medications that were originally used to treat a specific disorders are eventually expanded to treat a variety of disorders like SSRIs. तो SSRIs ऐसी medications हैं, साइकोफार्माकोलॉजी की ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हमारे डिसऑर्डर्स की एक वैरायटी है जिसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी टाइप की ड्रग है, कब वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसका टारगेट डिसऑर्डर कौन सा होता है। सबसे पहले तो जी हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसको हम TCAs भी कहते हैं, ये इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? इनहिबिटर्स होती हैं। ये 1960s में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सेकेंड वन हमारे पास है जी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसको हम SSRIs कहते हैं। ये ऊपर वाले जो दोनों आपके पास मेडिसिन हैं ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं ताकि हम सेरोटोनिन की एक्टिविटी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इन दोनों का मकसद है कि सेरोटोनिन के लेवल को अपडेट करना, इंक्रीज़ करना, तो आप इसके टारगेटेड डिसऑर्डर्स भी देखें, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं। और जो हमारे पास SSRIs हैं ये डिप्रेसिव और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स दोनों में यूज़ की जाती हैं। और इसकी SSRIs की एक एग्जांपल है हमारे पास ये प्रोजेक, PROZAC, ये इसकी एक एग्जांपल है कि ये वाली मेडिसिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में दी जाती थी। ये 1990s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ये मेडिसिन। इसके बाद है हमारे पास ये बेंजोडाइज़ेपिन्स, फॉर एग्जांपल वेलियम या फिर Xanax, XANAX, ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं। 1960s में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती हैं। इसके अलावा जी बार्बिटूरेट्स भी होते हैं जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए होते हैं। बार्बिटूरेट्स में फॉर एग्जांपल मिल्टोन, MILTOWN, तो वो क्या है? बार्बिटूरेट्स हैं, ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास है जी लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट 1950s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये बाईपोलर डिसऑर्डर्स, स्पेशली जो उसकी मैनिक फेज होता है ना बाईपोलर डिसऑर्डर में, उसको कंट्रोल करने के लिए लिथियम कार्बोनेट यूज़ की जाती है। ये पूरा टेबल है आयशा। इसके बाद हमारे पास है जी अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ की जाती हैं। इसकी एग्जांपल है जी क्लोज़ापाइन, CLOZAPINE, क्लोज़ापाइन। ये 1960s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये क्लोज़ापाइन का नेम भी आ गया। इसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT। इस ECT क्या है? ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया की कंडीशन में या सबसे उसको पेशेंट को ECT इलेक्ट्रिक शॉक देने से पहले उसको कुछ मस्कुलर रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि उसको जो सीजर्स आएंगे उसकी डेलिब्रेसी या उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो सके, क्योंकि जब ये ECT दी जाती है तो एक स्फीयर किस्म का सीजर आता है, झटका लगता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी जो आपकी है वो एक वेव की तरह मूव करती है, जैसे वेव अप एंड डाउन होती है ना, लाइक दैट आपकी बॉडी कुछ इस तरह से जर्क लेती है।
अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, हमारे पास ईसीटी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ब्रेन की या तो दोनों हेमिस्फेयर्स पर या फिर एक हेमिस्फेयर पे। तो अगर हम दोनों साइड्स पर देंगे तो उसे हम कहते हैं बाइलेटरल ईसीटी, और अगर एक साइड पर देंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल ईसीटी। ठीक है। अब ये ईसीटी का मकसद क्या है कि इसमें जो हमारी जो बहुत स्वेयर डिप्रेसिव टेक्निक्स होती हैं या फिर कैटाटोनिया का जो हमने एक देखा कि कैटाटोनिक पेशेंट्स होते हैं शिज़ोफ्रेनिक, तो हम उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके ब्रेन में, उनके लेवल्स को चेंज करने के लिए हम ये ईसीटी देते हैं। अब ये जो ईसीटी है ये सबसे पहले तो ये बिल्कुल ही जब दी जाती थी तो बहुत ही अनसेफ थी, डायरेक्ट शॉक दे दिया ब्रेन को। उससे कुछ पेशेंट्स में मेमोरी लॉस भी देखने में आया, क्योंकि मेमोरी लॉस हो जाती है या उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। अब जो मॉडर्न ईसीटी है ये काफ़ी सेफ़ है। ठीक है। लेकिन जो अर्लियर वर्जन्स थे उसको काफ़ी सीरियस हार्म्स या ब्रेन डैमेज उससे हो जाता था। उससे अगर हम हिस्ट्री में देखें, दैट मे एक्सप्लेन द स्टिग्मा दैट इज़ अटैच टू शॉक थेरेपी। तो हम इसको क्या कहते थे, शॉक थेरेपी कहते थे। हिस्ट्री में स्टिग्मेटाइज था कि इसको शॉक थेरेपी दी गई है, इसकी वजह से इसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया है या फिर इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। अब जो हमारे रिसेंट ईयर्स हैं जहाँ पे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की जाती है, और ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है ये पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती थी, और अब ये यूज़ की जाती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है, ये एक बहुत मोर इन्वेसिव देन ईसीटी since it requires implanting an electrode in the brain to deliver electric currents directly। ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं ताकि डायरेक्टली हम जहाँ पे वो करंट पास करना चाह रहे हैं वो वहीं पर करंट पास हो, वही ब्रेन स्टिमुलेट हो, ना कि आपका पूरा ब्रेन स्टिमुलेट हो। कि अगर आपके बाहर माथे के दोनों साइडों पे अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, और ये दिया ऐसे जाता है कि मुंह में आपके कॉटन रख दी जाती है, क्योंकि समटाइम्स ईसीटी के दौरान पेशेंट की ज़ुबान उसके दांतों के दरमियान में आके कट जाती है, तो उसके मुंह में उसकी टंग पीछे करके मुंह में कॉटन रख देते हैं ताकि इस तरह का कोई इंजरी ना हो, और पेशेंट्स के जो हाथ हैं और पाँव हैं उनको ज़रा कस के पकड़ लिया जाता है। ठीक है। और ये झटके ऐसे लगते हैं जैसे आप ड्रामा देख रहे होंगे साया, उसमें जब चीन भूत अंदर आते हैं वो जैसे झटके लगते हैं ना बॉडी में, तो इस ईसीटी के दौरान ऐसा कुछ हाल होता है पेशेंट का। बिल्कुल पेशेंट को टाइटली होल्ड करते हैं। इसके बाद ही हमारे पास थर्ड वन है साइकोसर्जरी। साइकोसर्जरी भी एक मेडिकल टेक्निक है। यहाँ पर ब्रेन के किसी पार्ट को या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर डैमेज कर दिया जाता है। अब साइकोसर्जरी की जो मोस्ट फेमस एक टेक्निक थी वो थी दी फ्रंटल लोब लोबोटॉमी। अब इस फ्रंटल लोब लोबोटॉमी में क्या किया जाता था कि इसमें जो पेशेंट के स्वेयर किस्म के पेशेंट्स होते थे ना मेंटल डेफिसिट्स के साथ, उनके जो क्या कहते हैं उनके ब्रेन का फंक्शन जो है जो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसके साथ से उसको रिमूव कर दिया जाता था। उन न्यूरॉन्स को कट कर देते थे ताकि उसकी जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ तक उसकी इंफॉर्मेशन जाए ही ना। ठीक है। तो ये क्या था, फ्रंटल लोब लोबोटॉमी के फ्रंटल लोब तक आपकी इन्फॉर्मेशन ही ना जाए, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं मैसेज लेके उसको कट कर दें। अब उनका मानना ये था कि ये जो मेंटल डेफिसिट्स होते हैं इस वजह से होते हैं कि जो भी हमारे पास मैसेजेस आ रहा है फ्रंटल लोब उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जज कर रहा है, परसीव कर रहा है, कंक्लूजन्स निकाल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हम उन न्यूरॉन्स को ही कट कर देते हैं ताकि वो ऐसा सोचे ही ना। ठीक है, रौला ही मकाओ। तो ये क्या है, फ्रंटल लोब लोबोटॉमी है। ये बहुत पॉपुलर थी जी 1940s और 1950s में। अब ये कर तो दी जाती थी लेकिन इसके करने के बाद पेशेंट्स में जी बहुत ही सीरियस किस्म की मेंटल डेफिसिट्स आज देखने में मिलती थी। सो मॉडर्न साइकोसर्जरी इज रिवर्स्ड फॉर सेवरल केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड ओसीडी एंड टिपिकली टारगेट द लिम्बिक सिस्टम विच इज़ इम्प्लीकेटेड इन इमोशन रेगुलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि पहले फ्रंटल लोब लोबोटॉमी में फ्रंटल लोब को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब जो हमारी फ्रंट साइकोसर्जरी है इसमें बहुत सीवियर केसेस हों डिप्रेशन के या फिर ओसीडी के, तो वहाँ पे उनके लिम्बिक सिस्टम जो कि उनकी इमोशन रेगुलेशन के साथ अटैच्ड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इस साइकोसर्जरी में। कि जी इसके बाद है हमारे पास जी इंटीग्रेटेड थेरेपीज़। मेरी और कराची वाली फ्रेंड बेहोश हो गई थी
बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जो इंटर्न्स होते हैं उनको ईसीटी नहीं दिखाई जाती, उनको सीएस दिखा देते हैं, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट को दिया जाता है ना, जो कहते हैं कि नहीं हर थोड़े दिनों के बाद उनको दौरा पड़ जाता है, उसको ले आते हैं तो उसको सीएस देते हैं, एक माइनर सा शॉक, तस्वीर नहीं होता, तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे रख के उसको देते हैं। तो वो भी करंट लगने से पहले ही कह देते नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे दौरा नहीं पड़ेगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो वाला बड़ा मज़े का सीन होता है, लेकिन ये ईसीटी वाला नहीं देखा जाता, ये बाकी इंटर्न्स को नहीं दिखाते कि अगर आपका दिल बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं तो आएँ, वरना ना आएँ। और इस ईसीटी में पेशेंट को कहा जाता है कि पहले वॉशरूम से भी हो आएँ, ठीक है। इतनी स्वेयर कंडीशन भी आपको सिचुएशंस देखने में मिल सकती हैं इसमें। अब हमारे पास ये इंटीग्रेटेड थेरेपीज़, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके हम डिफरेंट पेशेंट्स को ठीक कर रहे होते हैं। तो इन डिफरेंट अप्रोचेज़ को, उन वैराइटीज़ को यूज़ करना, थेरेपिस्ट उनको इंटेंशनली यूज़ करें, उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करें कि ये थेरेपीज़ इस टेक्निक को फ्रॉम डिफरेंट थेरेपीज़ हम यूज़ करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक थेरेपी। इंटीग्रेटेड थेरेपी का मतलब डिफरेंट थेरेपीज़ को मिला के एक पेशेंट को ठीक करना है, ना कि किसी एक थेरेपी के साथ अटैच्ड रहना। अब इसमें हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। ये एक ऐसी इंटीग्रेटिव अप्रोच है जिसमें हम बिहेवियर को चेंज करते हैं, हम डिफरेंट साइकोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। उनका जो थ्योरेटिकल मॉडल है उन थेरेपीज़ का, उसको फोकस करते हुए हम उनकी डिफरेंट थेरेपीज़ की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उनको ठीक कर सकें। अब यहाँ पे हर पर्सन जो है वो डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं चेंज की, उन स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में वो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज़ करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द इंटीग्रेटेड थेरेपीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब हम कोई थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें जो भी इंटरवेंशन हम लेके आ रहे हैं या किसी भी पर्सपेक्टिव को हमने चेंज करना है या कोई इंटरवेंशन यूज़ करनी है पेशेंट के साथ, तो हमें वहाँ पे 4 पॉइंट्स को फोकस करना है। सबसे पहले प्री कॉन्टेम्पलेशन का मतलब कि सबसे पहले तो ये देखें कि आप थेरेपी लगा तो रहे हैं, क्या पेशेंट उसके लिए रेडी भी है या नहीं। सो प्री कॉन्टेम्पलेशन का मतलब नॉट रेडी फॉर चेंज, पेशेंट अभी चेंज के लिए रेडी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें फोकस करनी होती हैं। उसके बाद ये कॉन्टेम्पलेशन, क्या अब आपका पेशेंट जो है वो रेडी है, रेडी हो रहा है कॉन्टेम्पलेशन के लिए, वो अपने बिहेवियर या थॉट्स को चेंज करने के लिए रेडी हो रहा है। देन प्रिपरेशन, नाउ योर पेशेंट इज़ टोटली रेडी एंड नाउ यू कैन अप्लाई योर थेरेपी ऑन दैट पर्सन, स्पेसिफिक थेरेपी जिससे हम उनके बिहेवियर को ऑर्डर कर सकते हैं, तो दैट इज़ रेडी। एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्शन, कि अब आपने एक्शन ले लिया है और उस पर्सन में चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में हमने डिफरेंट इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ को अप्लाई करना होता है। प्री कॉन्टेम्पलेशन कि आपका पेशेंट रेडी नहीं है चेंज के लिए, आपने वहाँ पे कौन सी थेरेपी अप्लाई करनी है, फिर प्रॉपर प्लानर बनाना होता है। उसके बाद आपका पेशेंट, जो पेशेंट इज़ गेटिंग रेडी, दैट इज़ द स्टेज ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। इस गेटिंग रेडी की स्टेज में अलग थेरेपीज़ अप्लाई होती हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं उसकी। फिर रेडी, नाउ योर पेशेंट इज़ ऑन द थर्ड स्टेज, प्रिपरेशन, ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज। उसके बाद यहाँ पे अलग थेरेपीज़ हैं, इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपिस्ट उनको अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली आप जब एक्शन ले रहे हैं कि अब उसमें चेंज आ रहा है और इस चेंज को कंटिन्यू रखना है, उसकी रिलैप्स को भी बचाना है, तो फिर क्या होगा, दैट इज़ द फोर्थ स्टेज एक्शन, जहाँ पे आप और डिफरेंट इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ को अप्लाई करेंगे। सो मकसद ये है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल बताने का कि ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल में हम डिफरेंट थेरीज़ को सामने रखते हुए उसकी थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं इन चारों स्टेजेस में अप्लाई करने के लिए कि कौन सी थेरी क्या बता रही है। तो हमने 4 P's जो पढ़े थे वो भी बेसिकली इसीलिए पढ़े थे ताकि हम इन 4 स्टेजेस को कवर कर सकें। अगर हमारे जो ट्रीटमेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये हमें पता है कि जी हमारे पास जो थेरेपीज़ होती हैं वो या तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होती है, यहाँ पे ग्रुप साइकोथेरेपी होती है। इंडिविजुअल थेरेपी में हमें पता है कि हम दोनों में हमारा मकसद यही होता है कि हम इंडिविजुअल को, ग्रुप को या कपल को चेंज कर सकें, उनकी थेरेपी कर सकें, साइकोथेरेपी कर सकें। इंडिविजुअल थेरेपी में 1-to-1 मीटिंग होती है, प्रोफेशनल मीटिंग होती है। और अगर हम ग्रुप थेरेपी या साइकोथेरेपी की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, यहाँ पर 1 और 2 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी एट अ टाइम वहाँ पे मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक थेरेपिस्ट है और बहुत सारे आपके जो हैं वो पेशेंट हैं तो ही बात बने, कि नहीं, वहाँ पे मल्टीपल प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं।
वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपने मेंटल हेल्थ क्लाइंट को या पेशेंट को आपने डील करना है तो वहाँ पे 3 एक्सपर्ट होने चाहिए। पहला साइकोलॉजिस्ट, दूसरा साइकेट्रिस्ट एंड तीसरा आपका सोशियोलॉजिस्ट। इन तीनों का मौजूद होना ज़रूरी है ताकि ये तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स को के लिहाज से उस पेशेंट को ट्रीट कर सकें। जैसे कि हमारा बायो साइको सोशल मॉडल है ना, तो इन तीनों से रेलेवेंट प्रोफेशनल भी मौजूद हो, बट हमारे यहाँ सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ऑल इन वन होता है। ऐसा ही है ना। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जब तीनों प्रोफेशनल मिलकर बैठते हैं तो इससे ये ग्रुप डिस्कशन को लीड करते हैं तीनों प्रोफेशनल्स मिलके, और पेशेंट्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। सो ग्रुप थेरेपी में हमारे पास फैमिली थेरेपीज भी आ जाती हैं। सम ट्रीटमेंट अप्रोचेज, कुछ ट्रीटमेंट अप्रोचेज जैसे कि डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, देर फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ फॉर्मेट्स वाइल मोस्ट अप्रोचेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ईदर फॉर्मेट। कि कुछ ऐसी थेरेपीज हैं, जैसे हमने डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की बात की, इसमें हम दोनों तरह के फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी। जबकि कुछ अप्रोचेज ऐसी हैं जो सिर्फ किसी एक फॉर्मेट पे अप्लाई होती हैं, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो। ठीक हो गया। तो ये हैं हमारे पास ये ट्रीटमेंट फॉर्मेट्स। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी होती हैं कि हम वही ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, तजर्बे नहीं करते, ऑलरेडी किसी ने थेरेपीज यूज़ की हैं और वो इफ़ेक्टिव हैं उस स्पेसिफिक काइंड के पेशेंट के लिए, तो हम उन थेरेपीज़ को यूज़ कर लेते हैं। उसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, EBT। ठीक है। एक होती है जी रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में होता है कि रैंडमली हमने कोई भी थेरेपी यूज़ की है और या फिर कोई रैंडमली असाइनमेंट उठाई है और वो हमने पेशेंट को असाइन कर दी है कि उन्होंने इसको करना है, कंप्लीट करना है, या आप रैंडमली कोई वर्क उठा लेते हैं। तो ये 2 तरह की हमारे पास ट्रीटमेंट्स होती हैं ट्रायल। एक है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होती है और दूसरी होती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। ठीक है जी। ये जो हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, APA जिसको हम कहते हैं, जो कि 1995 से हमारे पास मौजूद है, वो रेगुलर बेस पे जो हमारे पास EBTs हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स, इनकी स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को लेके इसकी जो लिस्ट है उसको क्या कहते हैं, अपडेट करता रहता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे कौन से डिसऑर्डर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ की जा रही है, तो आप APA को खोल के देख सकते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की साइट को। तो वो यहाँ पे EBTs की लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। साइकोथेरेपीज आर ओवर। बिल्कुल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ही बताया है मैंने EBT के बाद। थेरेपिस्ट की भी काइंड्स होती हैं, ये भी आप सबको पता है कि जी साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होती है डॉक्टर्स की, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकोलॉजी में, तो वो साइकेट्रिस्ट होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये PhDs होते हैं आजकल, ज़्यादातर डॉक्टरल डिग्रीज होती है जिसको हम PhD कहते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास MBBS की डिग्री होती है। ठीक है। और काउंसलिंग थेरेपिस्ट में हमें पता है कि ये काउंसिल करते हैं और उसमें इनकी अगर एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएट लेवल भी हों तो ये काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और साइको एनालिस्ट होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रॉइडियन मेथड्स में ट्रेंड होते हैं, जैसे कि हिप्नोसिस, बहुत सारे लोग ट्रेंड हैं जी हिप्नोसिस में और ड्रीम एनालिसिस में, तो उनको हम साइको एनालिस्ट कहते हैं। अब उनके पास चाहे मेडिकल की डिग्री हो या ना हो, बट दे आर द साइको एनालिस्ट। कि ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने हिप्नोसिस में स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कर लिया है या ड्रीम एनालिसिस में डिप्लोमा कर लिया है, देन दे आर द साइको एनालिस्ट। ओके जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 जो आज कवर हो गया है। तो मेरा ख्याल है इसकी जो ड्रिल है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम सोशल साइकोलॉजी को कल कवर कर लेते हैं ताकि सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाए।